काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो टाइम में को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये सेशन स्टार्ट करना चाहूँगा। तो को होस्ट कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही सर। ओके सर, थैंक यू। 1 मिनट। सो आज का टॉपिक है ब्लॉकचेन और बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी वास्ट है, जिसे एक सेशन में समझ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैंने कोशिश किया है कि बहुत हद तक मैं कवर करूँ एक वीडियो में, लेकिन इन पूरे नॉलेज को लेने के लिए हमको पार्ट पार्ट में समझना होगा। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम ब्लॉकचेन क्या है इसको समझेंगे, साथ ही हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन कितने प्रकार के होते हैं, और समझेंगे हम हेजिंग एल्गोरिदम की, ब्लॉकचेन में हेजिंग कैसे जनरेट होता है। उसके बाद हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। और दोस्तों आई थिंक इतने चीज़ों को समझने Recording in में progress. आज का जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम इसके आगे का पार्ट को जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो दोस्तों ब्लॉकचेन क्या है, इसको जानने से पहले ना हमें ये जानना होगा कि ब्लॉकचेन का आइडिया आया कहाँ से। तो दोस्तों 1991 की बात है, जब एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया था। उस रिसर्च पेपर का नाम था हाउ टू डिजिटली टाइम स्टैम्प अ डॉक्यूमेंट, अर्थात कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल टाइम स्टैम्प कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रिसर्च पेपर जो तैयार किया गया था वो इन दो लोगों ने किया था, जिसमें एक का नाम है स्टुअर्ट हार्बर और दूसरा का नाम है डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। दोस्तों आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कई लोगों को मैं ये कहते सुना हूँ कि ब्लॉकचेन का जो इन्वेंट करने वाला है उसका नाम सतोशी नाकामोटो है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतोशी नाकामोटो जी जो है वो बिटकॉइन के इन्वेंट करने वाले हैं। उन्होंने बिटकॉइन को बनाया था। और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन दोनों ही अलग चीज। बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉकचेन है और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बना हुआ टेक्नोलॉजी है। तो आगे हम इसकी बात करेंगे, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। तो फाइनली हम चलते हैं ब्लॉकचेन है क्या। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर विच इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। दोस्तों इसे ये है ब्लॉकचेन की परिभाषा। आप देख सकते हैं इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्यूटेबल, लेजर और ट्रांसपेरेंट। दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसे ही समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ होता है। अब दोस्तों इसे समझने के लिए हम आसान भाषा में समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ भी पाएंगे और लॉन्ग टाइम तक हम इसको याद भी रख पाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आप आम जिंदगी में अपने पड़ोस में किसी दुकान में जाते हैं और दुकान में जाकर आपने दुकानदार को कहा कि भैया मुझे आप 500 रुपये का गेहूं दे दीजिए, और आप कहते हैं कि ये जो गेहूं का पैसा है मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। दुकानदार मान जाता है और वो सबसे पहले क्या करता है, अपने खाता बही में उसको एंट्री करता है। तो दोस्तों इस खाता बही को हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो दुकानदार है वो उस खाते में 500 तो रुपया तो लिखता है, लेकिन जब आप 1 महीना बाद वहां पे करने जाते हैं तो वो उस लिखे हुए लेटर को टेम्पर कर देता है या उसको मिटाकर उसके बड़े ही
क्लियर रूप से, बहुत ही चालाकी से वो 600 रुपया कर देता है। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो मजबूरन आपको वो पैसा उस दुकानदार को देना पड़ता है। सेम वैसे ही दोस्तों, जैसे ये लेजर दिख रहा है आपको, यहाँ इन्होंने एंट्री किया, तो जैसे ये है आम जिंदगी में आप देखते हैं कि कोई भी चीज एंट्री करने के लिए हम लेजर का यूज करते हैं। वैसे ही ब्लॉकचेन में दोस्तों ये लेजर का काम ब्लॉक करता है। और ब्लॉक तैयार होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में जो ब्लॉक बने होते हैं वहां लिखा जाता है। तो लेजर का काम कौन करता है? ब्लॉक करता है। और दोस्तों इस ब्लॉक की खासियत ये है कि इस ब्लॉक में कोई भी चीज अगर एक बार लिख दिया गया तो वो चीज कभी डिलीट किया जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो हमने यहाँ दो चीजें सीखी, एक है लेजर क्या होता है और दूसरा है इम्यूटेबल का मतलब सीखा। इम्यूटेबल मतलब जिसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। ओके। उसके बाद जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये है कि अगर मान के चलिए वो दुकानदार अगर उस खाता बही के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है कि वो दुकानदार क्या कर रहा है, आपके जो लिखे हुए खाता है उसको छेड़छाड़ कर रहा है, मतलब उसको मिटा रहा है, तो कितना मजा आता, आपको तुरंत पता चल जाता। लेकिन ये आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ब्लॉकचेन के साथ पॉसिबल हो गया है। इसलिए ब्लॉकचेन क्या है? ट्रांसपेरेंट है। जैसे देख लीजिए, मान के चलिए अगर ये ब्लॉकचेन पे लिखा होता तो जैसे ही वो व्यक्ति उस पर कुछ लिखने की कोशिश करता तो वो नया एक ब्लॉक जुड़ जाता, सिस्टम पर एक नया ब्लॉक जुड़ जाता। आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन ए में यहाँ एक येलो कलर का ब्लॉक फिर से जुड़ गया है। और यही ब्लॉक आने वाले जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर में है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो कहा जाता है, उस सारे नेटवर्क में एक एक ब्लॉक करके ये जुड़ जाता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, क्योंकि एक ही डेटा कई कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों ट्रांसपेरेंट भी है, क्योंकि ए वाला एक ए जो कंप्यूटर है वो भी इस ट्रांजेक्शन को देख सकता है, बी वाला भी इस ट्रांजेक्शन को देख सकता है, और वैसे सारे कंप्यूटर्स में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारी चीजों को देख सकते हैं। इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उस ट्रांजेक्शन को देख सकता है। वो ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो क्रिप्टेड फॉर्म पे होते हैं, वो एक गुप्त कोड के रूप में होते हैं। और वही इंसान देख सकता है जो असल हकदार है। और असल हकदार कौन होते हैं? एक गिवर होता है और एक रिसीवर होता है। दोस्तों आगे आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन क्या होते हैं। तो दोस्तों आज हम बहुत सारे जगहों में देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन की यूज केस बढ़ते जा रही है, और बहुत सारे यूज केस होने के बावजूद भी हमें ब्लॉकचेन का नॉलेज अच्छा से नहीं है। तो दोस्तों कुछ खास जगह जहाँ पर आज के डेट में बहुत ज़्यादा रूप में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, जिसमें से कुछ 4 प्रकार के एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रोडक्ट ट्रैकिंग है, हेल्थ केयर सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर है। दोस्तों इससे हमें पता चलेगा कि ब्लॉकचेन का यूज आखिर करते कैसे हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्ट ट्रैकिंग को। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा और ये चीज़ आप जानते भी हैं कि वर्तमान युग में अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो चांसेस है कि वो प्रोडक्ट हमें डुप्लीकेट भी मिल सके। और आज न्यूज़ में काफ़ी आते हैं कि ये वाला कंपनी का डुप्लीकेशन करते हुए कुछ लोग पकड़े गए, ऐसा कर। और हम ब्रांड से ही जानते हैं कि भाई कोई चीज़ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अच्छा ब्रांड है, मतलब वो अच्छा है, लेकिन लोग तो ब्रांड की ही कॉपी कर लेते हैं ना। तो डेनमार्क में एक मॉल है, उसने क्या किया, एक बार कोड जनरेट कर दिया। आप देख लीजिए इस प्रोडक्ट में छोटा सा बार कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पर ये बार कोड है। तो इससे बार कोड में जब आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे ना, तो ये सारा बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बना है, किस सप्लाई चेन से होकर गुजरा है, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। और अब जाके अब आपके हाथ पे है तो ये जो आप ले रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो सेफ है कि नहीं। और ये चीज संभव हो पाए सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के कारण। दोस्तों
अगला जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। और दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये चीज आपके सामने से कई बार गुजरता होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना है दोस्तों, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही बना होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको समझने के लिए बेहतर होगा कि हम एक एग्जाम्पल से समझें। तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं आम जिंदगी में, एक ये ट्रक वाला आप दिख रहा होगा, ट्रक दिख रहा होगा, ये है पार्टी ए, एक व्यक्ति है ए, और ये एक फूड सप्लायर है, और ये फलों की सप्लाई करता है, एप्पल की सप्लाई करता है। किसको? पार्टी बी को। अब होता क्या है, ये जब इस पार्टी बी को एप्पल पहुंचाता है तो पता चलता है कि बहुत सारे एप्पल्स क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। अब क्या होगा, इस पार्टी बी का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। या फिर अगर उल्टा सोचे, तो ये जो ए है ये सब कुछ अच्छा जाके ले डिलीवर करता है, फूड जो है, जो एप्पल है, सारे अच्छे एप्पल जाके वहाँ डिलीवर करता है। लेकिन जो बी है वो क्या बोल देता है कि आप जो एप्पल दिए हैं वो सारे खराब निकले हैं, ठीक है, और उसको पैसा देने से मना कर सकता है। तो इन दोनों को ही प्रॉब्लम इस जगह होता दिख रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आइए देखते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखते हैं, एक टास्क होता है ये फूड सप्लायर के लिए, कि मान के चलिए वो उस एप्पल को अपने कंटेनर में भर के ले जा रहा है, और वहाँ उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है उसको 30 डिग्री रखना है, ठीक है। अगर वो लापरवाही करता है, वो पार्टी ए, और उस कंटेनर को अच्छे से मेंटेन नहीं करने की वजह से क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है कि आप इस पे ध्यान देंगे और उसके टेम्परेचर को खास ध्यान देंगे। अब वह व्यक्ति उस टेम्परेचर का अच्छा खासा ध्यान रखता है, तो क्या होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो डिलीवर उस पार्टी को हो जाएगा। और यदि वो उस टेम्परेचर का खास ध्यान नहीं रखता है, तो क्या होगा, अपने आप ये डिलीवर कैंसल हो जाएगा। किसके थ्रू? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ओके। और ये जो टेम्परेचर जो मेंटेन कर रहा है, वो ट्रैकिंग हम आईओटी डिवाइस के साथ कर सकते हैं। और साथ ही अगर ये जो सप्लाई है एकदम प्रॉपर रूप से पार्टी बी को मिल गया, तो अपने आप उसके जो वॉलेट होते हैं उससे कट कर, जो पैसे हैं वो कट कर इस पार्टी ए के पास अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें किसी को कोई चीज़ कहने की जरूरत नहीं, कोई चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस पर्टिकुलर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसको फुलफिल करेंगे तो अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी। और अगर आप उसे फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर सीधा सीधा अगर भाषा में कहा जाए तो इसका ऐसा है कि अगर हम पहले से ही बता दें कि ये सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो वो सारी चीज़ फुलफिल हो जाएंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा था। तो दोस्तों ये है ब्लॉकचेन का दूसरा यूज केस। दोस्तों तीसरा यूज केस है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर। दोस्तों इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर ऐसा है, आज सभी समझते हैं कि अगर आपको कहीं विदेश में फंड भेजना है तो वो कितने सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि आप जिस बैंक से भेज रहे हैं वो डायरेक्ट किसी बैंक को सेटल नहीं होता है। वो क्या होता है, पहले एक कोरिस्पोंडेंट बैंक हो जाता है, वहां से बहुत सारे लीगल टेस्ट होते हैं कि भाई ये जो फंड आया है कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है, या किस कारण से आ रहा है। और इतने इतने सारे प्रोसेस को गुजरने में बहुत सारा समय लग जाता है। इस कारण ये ट्रांजेक्शन हो जाते हैं बहुत डिले। वही ब्लॉकचेन में आप देख सकते हैं बहुत सारे आज कॉइन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, यूएसडीटी है, इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, पेमेंट को बहुत ही कम समय में सेटल कर देते हैं। तो यूज केस ये भी एक ब्लॉकचेन का अच्छा खासा देखने को आज के डेट में मिल रहा है। दोस्तों इसके इसके बाद जो आज के डेट में जो बैंकिंग सिस्टम की जो कमी आप देख रहे हैं वो है फीस। अच्छा खासा फीस भी चला जाता है, और दूसरा टाइम ड्यूरेशन तो जाता ही जाता है, साथ ही टाइम टेकिंग हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे
कि हेल्थ सेक्टर में कैसे ब्लॉकचेन की यूज केस हो रहा है। और दोस्तों इसे समझना इसलिए भी जरूरी है कि आज जो स्टेटमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है और आने वाला फेज 2 जो आप देखेंगे, वो ऐसे ही कुछ ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों ये मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल है ए, जो कि एक सिटी ए में है, किसी अलग सिटी में है, और ये हॉस्पिटल बी है जो कि किसी अलग सिटी पे है। अब आप या कोई अन्य व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति क्या करता है, वो जाता है हमेशा सिटी ए के हॉस्पिटल में, ठीक है, और वहां जाके सारे चेकअप्स वगैरह कराते हैं, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल क्या करता है, उसे अपने सेंट्रलाइज कंप्यूटर में उसे मेंटेन करता है। तो क्या होगा यदि इस व्यक्ति का तबीयत खराब होता है और किसी कंडीशन में वो सिटी ए के हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, सिटी ए का हॉस्पिटल बंद होता है उस दिन, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, सिटी बी के हॉस्पिटल पे। और सिटी बी का हॉस्पिटल को तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, वो फिर से क्या कहेगा कि भैया आप ये वाला टेस्ट फिर से करा के लाओ, ये वाला जानकारी फिर से बना के लाओ। और उस कंडीशन में ये बंदा कहाँ जाएगा जब इसकी तबीयत खराब है। तो ये क्या कर सकता है, ये व्यक्ति क्या करता है, स्मार्ट होता है, और हमारे स्टेटमेंट जैसे प्रोग्राम में ये भी शामिल होता है। तो ये क्या करता है, अपना पूरा मेडिकल जो ये है रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करता है ब्लॉकचेन में। अब क्या हो सकता है, ये जो सिटी ए वाला जो हॉस्पिटल है, वो भी उस डेटा को ले सकता है ब्लॉकचेन से, और सिटी बी भी उस ब्लॉकचेन से ले सकता है। और इसका जो प्रॉब्लम है कि फिर से टेस्ट कराओ, फिर से रिपोर्ट लेकर आओ, वो सारा चीज कम हो जाएगा, और ये तुरंत एडमिट वहाँ हो सकता है। तो दोस्तों देखिए आपने कैसे कैसे यूज केस ब्लॉकचेन में है, और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे यूज केस और देखेंगे जो कि मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों ये है ब्लॉकचेन। अब हम जानेंगे ब्लॉकचेन के पार्ट कितने हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन में अगर की बात करूं तो ब्लॉकचेन जो है 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेट ब्लॉकचेन, दूसरा है पब्लिक ब्लॉकचेन, तीसरा है कंसोर्टियम, और चौथा है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इसका पीडीएफ तैयार कर सकूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं वर्बली इसे बताना चाहूँगा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन जो दोस्तों होता है, वो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क पे। जैसे प्राइवेट नेटवर्क कहा जा सके कोई प्राइवेट कंप्यूटर पे, वो एक कंप्यूटर एक हो सकता है, दो हो सकता है, या 10 हो सकता है, लेकिन जितने भी कंप्यूटर पे वो डेटा होते हैं वो सारे किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल पर हो सकता है, जिसे हम प्राइवेट ब्लॉकचेन बोलते हैं। लेकिन पब्लिक ब्लॉकचेन की अगर बात करो दोस्तों, तो पब्लिक ब्लॉकचेन में जो नेटवर्क होते हैं वो पब्लिक होते हैं, और उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट कर सकता है, चाहे तो आप भी उस पब्लिक ब्लॉकचेन का पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो ये होता है पब्लिक ब्लॉकचेन। और दोस्तों कोई भी अगर प्रॉपर्टी आप आज के डेट में ले रहे हैं, तो पब्लिक ब्लॉकचेन में लेना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा कंट्रोल पब्लिक का होता है। जबकि प्राइवेट ब्लॉकचेन में ये हो सकता है कि कोई भी उसको टेम्पर कर सकता है, उस रिकॉर्ड को मिटा सकता है, और उस उसके साथ छेड़खानी कर सकता है, या बहुत कुछ वॉट एवर जो भी कर सके ये हो सकता है। और पब्लिक नेटवर्क में ये सारा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है वो है कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम भी एक प्राइवेट ब्लॉकचेन जैसा ही है, लेकिन दोस्तों इसमें जो प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो नेटवर्क है इसको सिर्फ और सिर्फ कोई संस्था या पर्टिकुलर कोई खास चीजों के लिए बनाया जाता है। जैसे आज भारत का जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, अपने रक्षा वाला जो पार्ट है, जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, मिलिट्री वाला पार्ट है, उसके लिए उन्होंने कंसोर्टियम वाला ब्लॉकचेन बना के रखा है, जहां वो खास तरीके से अपने ही चीजों को अपने लोगों को डिलीवर करता है। आप बैंक को भी एक तरह से कंसोर्टियम ही बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक में एक सर्वर लगा होता है, पीछे आप जाके देख सकते हैं, वो सर्वर टू सर्वर अपने दूसरे शाखा से तीसरे शाखा को ट्रांजेक्शन करने के लिए वो क्या करते हैं, कंसोर्टियम का यूज करते हैं, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो अगला मद है वो है हाइब्रिड ब्लॉकचेन का। और दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपने सुना होगा कि जो मिस्टर मिंट है वो हाइब्रिड ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों हाइब्रिड ब्लॉकचेन जो होता है वो प्राइवेट प्लस पब्लिक ब्लॉकचेन का मिक्सअप होता है। तो दोस्तों ऐसा करने के पीछे कारण ये है
कि पब्लिक ब्लॉकचेन जो होता है टोटली डिसेंट्रलाइज होने के कारण यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड या अपना 12 की अपना फ्रेज भूल जाता है तो उसे फिर कोई रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन जब हाइब्रिड ब्लॉकचेन आ जाएगा तो इसमें खासियत ये होगी कि यदि कोई अपना वो ट्रस्ट वॉलेट या सॉरी ट्रस्ट वॉलेट तो नहीं बोल सकते, वॉलेट की बात करूं तो उसमें अगर कोई अपना पासवर्ड भूल जाए या फिर उसमें 12 की भूल जाए तो उसमें ये होगा कि ओटीपी या मोबाइल के ओटीपी या मेल में ओटीपी या ऑथेंटिकेटर के थ्रू वो लॉगिन वापस से कर पाएगा और अपने उस लॉस हो रहे वॉलेट को वापस से रिकवर कर पाएगा। तो दोस्तों ये रहा टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे हैशिंग एल्गोरिदम। दोस्तों आप सभी को जो हैशिंग एल्गोरिदम है इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आप पार्ट हो मिस्टर मिंट का, और मिस्टर मिंट जो है वो बेसिकली माइनिंग का ही काम से अपने काम को स्टार्ट किया था। आपके सामने से ये हैशिंग एल्गोरिदम के बारे में कई बार ये शब्द आपके आसपास से घूमे होंगे कि हैश पावर जिसके पास ज्यादा होगा वो क्या करता है, माइन अधिक कर पाता है। आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो हैशिंग एल्गोरिदम क्या है, इसको समझने से पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि हम जो ब्लॉक की बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा था ना कि ब्लॉकचेन में लेजर की जगह ब्लॉक यूज होता है, तो एक्चुअल में ये ब्लॉक इस ब्लॉकचेन में दिखता कैसे है ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ब्लॉक जो है कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप हैशिंग एल्गोरिदम में देख सकते हैं। ये एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये एक ब्लॉक का डायग्राम है। तो इस ब्लॉक में होता क्या है, पर्टिकुलर एक ब्लॉक नंबर होता है, ठीक है। दोस्तों आप अभी भी देख सकते हैं, आप यदि कोई मिस्टर मिंट का कोई टोकन या मिंट का कोई टोकन आप सेंड करते हो ना तो वहाँ एक लिख के आता है कि कितने ब्लॉक से होके गुजरा है। तो ये एक ब्लॉक है, जैसे ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1। इसमें और क्या होता है, इसमें होता है कोई डेटा। वो डेटा ऑडियो के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा इस ब्लॉक में सेव होते हैं। साथ ही एक प्रीवियस हैज होता है और एक हैज होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हैज और प्रीवियस हैज होता है दोस्तों ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। मतलब जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो कई ब्लॉक से होकर गुजरते हैं, और ऐसा नहीं कि हर ब्लॉक अलग अलग हो। एक ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करेगा, दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करेगा, और वो कैसे करेगा हम देखते हैं। और जो दोस्तों ये जो हैज होता है ना, जो हैज होता है ये यूनिक नंबर होते हैं। ये हैश अगले वाले हैश में होगा, अगले वाला हैश नया हैश जनरेट करेगा। जैसे हर एक व्यक्ति का फिंगर टिप अलग होता है, फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर एक ब्लॉक जब जनरेट होता है तो उसका हैश भी बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ओके सॉरी दोस्तों, और ये जो हैश जनरेट होता है ना, जो हैजिंग पावर जो होते हैं, जो ट्रांजेक्शन में हैश जनरेट होते हैं, वो हैश जो जनरेट होते हैं उसके पीछे का जो एल्गोरिदम होता है उसे हम SHA-256 एल्गोरिदम कहते हैं। आइए दोस्तों हम आगे समझते हैं कि ये SHA-256 एल्गोरिदम होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन, सॉरी हाँ, पहले हैशिंग एल्गोरिदम को समझते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 3 ब्लॉक से होकर मान के चलो कोई ट्रांजेक्शन गुजरा हुआ है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। इसमें सारे में क्या होंगे, डेटा सेम होंगे। लेकिन जब हैशिंग एल्गोरिदम जो है वो SHA-256 से होकर गुजरता है तो क्या हैशिंग जनरेट करता है। और हैशिंग कैसे है, देखिए पहले वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, उसमें प्रीवियस डेटा 000 करके दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फिंगर टिप कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो 0 0 है इसलिए है क्योंकि ये पहला ब्लॉक है, इसका प्रीवियस ब्लॉक कुछ नहीं है, तो इसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद आप हैश देख सकते हैं दोस्तों, हैश इसमें 0 0 0 D8C4 2 दिख रहा है। वैसे आप दूसरे ब्लॉक में आइए दोस्तों, ब्लॉक नंबर 2 डेटा। अब प्रीवियस हैश को देखिए दोस्तों, पहले वाला हैश अब क्या बन चुका है, प्रीवियस हैश बन चुका है। और इस वाले ब्लॉक ने फिर से एक नया हैश जनरेट किया है जो कि है 4 टाइम 0 34459। वैसे ही दोस्तों अगला जो ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक नंबर 3 डेटा। प्रीवियस हैश जो है वो है पहले वाला जो हैश था वो प्रीवियस हैश बन गया और इसने फिर से एक नया हैश जनरेट किया। अब ये हैश जनरेट हो कैसे रहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब कोई डेटा एस एच ए 256 से होके गुजरता है
तो वो क्या हो जाता है, अपने आप एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है। मैंने कहा था ना कि ट्रांसपेरेंट है, साथ ही क्या होता है, इनक्रिप्टेड हो जाता है, मतलब एक गुप्त कोड में बदल जाता है। आप यहाँ पास एक डायग्राम से देख सकते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट है, ऑडियो है, वीडियो है, etc, या कोई ट्रांजेक्शन है, वो क्या कर रहा है, पहले SHA 256 से गुजर रहा है, और गुजरते ही वो क्या हो जा रहा है, इनक्रिप्टेड हो जा रहा है। ओके। और दोस्तों इसे SHA 256 कहने के कारण ये है कि जितने भी ये जो हैजिंग होते हैं, जो हैज आप देख रहे होते हैं, वो 64 बिट के होते हैं, 64 कैरेक्टर के होते हैं। और हर 64 कैरेक्टर जो होते हैं वो 4 बिट के होते हैं, और इन सभी का कैलकुलेशन होता है 256, SHA 256। तो दोस्तों ये है हैजिंग एल्गोरिदम। अब हैजिंग एल्गोरिदम के लिए कुछ 5 चीजें कंपलसरी है जो कि होना चाहिए। तो ऐसे समझते हैं द 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैजिंग एल्गोरिदम। तो हैजिंग एल्गोरिदम दोस्तों वन वे होता है, मतलब ये कि अगर कोई डेटा हम भेजते हैं और एक बार वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया, तो फिर वापस से फिर कभी वो उस डेटा के रूप में बदला नहीं जा सकता। ओके। दूसरा होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब एक बार जैसे मान के चलो आप कोई इस जो ब्लॉकचेन में कोई चीज फॉर्म करते हैं, सपोज ABCD आप लिख देते हैं जैसा कि यहाँ पे उदाहरण पे लिखा है, और अगर वो क्रिप्टेड हुआ 845 के रूप में, तो वो कितनों बार भी आप कर लो, वो 845 ही आपको देखने को मिलेगा। फास्ट कंपटीशन मतलब जो आप बोलते हैं ना, कि जैसे आप मिस्टर मिंट का कहना है कि वो बहुत ही फास्टेस्ट चलने वाला ब्लॉकचेन बनाने वाला है। तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन जितना तेज चलता है उतना ज्यादा सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि अगर धीमा चलेगा तो कोई तो ऐसा होगा कि कोई उस ब्लॉक को छेड़खान कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। तो विस्टेड कॉन्स्टलेशन जो है दोस्तों, उसका मतलब यही है कि ये फास्ट चलने का कोई हैक नहीं करना चाहिए, हैकिंग फुल होना चाहिए। ठीक है। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एवलांच इफेक्ट। दोस्तों आपने एवलांच नाम का कॉइन सुना होगा, ये भी बहुत अच्छा कॉइन है, एवलांच इफेक्ट। तो ये जो एवलांच कॉइन है ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुआ है एवलांच इफेक्ट से। तो एवलांच इफेक्ट का मतलब ये है कि मान के चलिए आप जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिस ब्लॉक से होकर ट्रांजेक्शन गुजरे हैं, उसमें से किसी एक भी ब्लॉक को अगर छेड़खानी किया जाए, तो एवेलांच इफेक्ट के कारण पूरे के पूरे ब्लॉग में जितने भी हैजिंग होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, फॉर्म मतलब चेंज हो जाएंगे। समझ गए? और ये बताएंगे कि ये जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा हैजिंग एल्गोरिदम के बारे में मैंने बताया। अब आगे जानते हैं। सॉरी। अब दोस्तों बारी है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने की। क्योंकि दोस्तों आज हम सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के नाम से ही यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक मिनट दोस्तों, साउंड आ रही है क्या सर कुछ? हेलो, प्रॉपर है, प्रॉपर है। और है ना? ओके, थैंक यू। दोस्तों आप सभी समझते हैं कि ब्लॉकचेन का जो मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन जो 1991 में आ चुका था, और जो 2 लोग थे उन्होंने इस ब्लॉकचेन को तैयार किया था। लेकिन बिटकॉइन की अगर बात करूं तो दोस्तों ये बिटकॉइन जो है वो क्या है, ब्लॉकचेन में बेस्ड एक प्रोटोकॉल है, ब्लॉकचेन पे तैयार किया गया है। और इस तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है सातोशी नाकामोटो। दोस्तों आप सभी ने इस बात को सुना भी होगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए व्हाट इज बिटकॉइन। तो सबसे पहला जो मद है वो है टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल एंड कॉइन, और है टोकन। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। लेकिन बिटकॉइन क्या है, उस टेक्नोलॉजी पे फॉर्म एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि नियम। अब सातोशी नाकामोटो जी ने क्या किया था, ब्लॉकचेन में एक नियम लिख दिया था कि कोई ट्रांजेक्शन कितने होंगे, उसके सप्लाई कितने होंगे, वो कैसे ट्रांजेक्शन को सेटल करेंगे, माइनर्स को उसके रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे, ये सारा चीज क्या किया गया है, ब्लॉकचेन पे लिखा गया प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब उस ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए उस ब्लॉकचेन पे क्या किया जाता है, किसी कॉइन को तैयार किया जाता है। ओके।
इसका एग्जांपल है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवलांच, डॉजी, ये सारे क्या हैं? कॉइन। और दोस्तों इन्हीं ब्लॉकचेन का जो यूज करके कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जो टोकन बनाए जाते हैं, जो कॉइन बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? टोकन। मतलब सीधा सीधा कहा जाए, जो खुद के ब्लॉकचेन पे तैयार किया गया है वो क्या है? कॉइन है। और किसी दूसरे के ब्लॉकचेन में अगर तैयार किया गया है तो वो क्या है? टोकन है। ओके दोस्तों, ये है टेक्नोलॉजी बिटकॉइन का। ओके, आगे चलते हैं। फाउंडर ऑफ बिटकॉइन मैंने बताया, सातोशी नाकामोटो। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ था कि बिटकॉइन को इन्वेंट करने के पीछे कोई तो कारण होगा। आप सभी समझ सकते हैं, अगर बिटकॉइन बना होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो दोस्तों इसमें दो तीन चीज फैक्टर करते हैं। सबसे पहले मुद्रा की कुछ कमी होती है। जैसे आज जो फिएट करेंसी हम देख रहे हैं उसकी कुछ कमी है। और दूसरा, हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें भी कुछ कमी नजर आया था इन जनाब को, जिनका नाम था सातोशी नाकामोटो। दोस्तों 1 मिनट रुकिए। तो बिटकॉइन को बनने के पीछे कारण ये था कि दोस्तों पारस आप जी, हेलो। थोड़ा टाइम पे चलिए, जब लोग वस्तु विनिमय किया करते थे तो दोस्तों वस्तु विनिमय में प्रॉब्लम आता था कि वो बंदा अगर किसी को दूध लेना है, ठीक है, और उसके पास है चावल, तो उस बंदे को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था कि जो दूध के बदले चावल रख सके। तब वो, मतलब समझ सकते हैं कितने प्रॉब्लम होता होगा। उस समय में लोग क्या करते थे, एक बाजार बैठते थे, वहां सारा चीजों का लेन देन एक दिन हो जाया करता था। उसके बाद फिर पूरे हफ्ते का इंतजार करना पड़ता था कि कब फिर से वो बाजार लगे और फिर से ये वो वस्तु विनिमय कर सके। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है ना, जैसे जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो हुआ क्या, फिर उसने कहीं ना कहीं कॉइन का यूज करने लगे, गोल्ड कॉइन का यूज करने लगे, सिल्वर कॉइन का यूज करने लगे। लेकिन लोग उसे भी टेम्पर करने लगे, गोल्ड को घिस देते या फिर और कुछ कर देते या फिर उसे ब्लॉक कर देते, बहुत कुछ हो सकता था। तो पहले वाले कमी को दूसरे वाले कॉइन ने कम पूरा किया। फिर क्या हुआ, वो कॉइन की जो कमी थी फिर वो सिक्के में बदले, जो 1 रुपया 2 रुपया का जो सिक्के हैं वो बदले। फिर देखा कि ये भी बहुत प्रॉब्लम वाला चीज है, अगर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना है तो फिर बहुत भारी हो जाता है, बोरे में लेके जाना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, कागज के फॉर्म आ गए, कागज के नोट आ गए, ठीक है। अब कागज के नोट दोस्त होते बहुत सहूलियत थे, लेकिन इनमें प्रॉब्लम तब हुआ जब 1990 के दशक में अमेरिका ने ये कहा कि जितने भी मुद्रा हम प्रिंट कर रहे हैं उसके बदले गोल्ड रखा नहीं जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जब भी कोई मुद्रा प्रिंट किया जाता था तो उसके बदले उतने ही वर्थ का गोल्ड रखा जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, चाहे तो कितनों भी अ, मुद्रा को वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो ऐसे ही सभी देशों ने क्या किया, अपने मुद्रा प्रिंटिंग को है वो विदाउट किसी सिक्योरिटी के वो प्रिंट कर रहे थे। और यही प्रिंट के चक्कर में आज जिम्बाब्वे में देख सकते हैं दोस्तों, आज पाकिस्तान में देख सकते हैं, आज श्रीलंका में देख सकते हैं, एक आटे का भाव भी 400 500 और 10,000 तक भी जा चुका है। तो क्या हुआ, उसकी जो वैल्यू है, उस मुद्रा की जो वैल्यू गिर गई। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं मुद्रा की कमी है, इस कारण से बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया। दूसरा जो प्रॉब्लम था 2008 की दशक में, सॉरी 2008 में ये प्रॉब्लम हुआ था कि अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा था जिसमें बैंकिंग सिस्टम पूरे कोलैप्स हो चुके थे, समझ रहे हैं। और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने का कारण यही था कि वो मुद्रा को बहुत अधिक प्रिंट कर दिए थे। दूसरा, रियल एस्टेट में अच्छा खासा जो लोन है, लोन जो है वो डिफॉल्ट हो चुका था। इस कारण से ये व्यक्ति जो है, इसने क्या किया, अपना एक डेवलपर फॉर्म किया, 200 250 लोगों का डेवलपर बनाया और इस पूरे बिटकॉइन को इन्वेंट किया। अब ये बिटकॉइन देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं गोल्ड के फॉर्म पे है, गोल्ड की तरह ही, जैसे गोल्ड आज लिमिटेड है, ओके, गोल्ड लिमिटेड है, वैसे ही इसकी सप्लाई जो है, बिटकॉइन की सप्लाई क्या रखा, लिमिटेड रखा है। जैसे गोल्ड को आज आपको लेना है, गोल्ड को अपने पास चाहिए,
तो गोल्ड निकलते कहाँ से हैं? माइनिंग से निकलते हैं, उसके माइन किया जाता है। ठीक है, माइनर को क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है एज अ गोल्ड। वैसे ही बिटकॉइन को क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं, तब वो सप्लाई में आते हैं। पूरी सप्लाई कितनी रखी गई थी बिटकॉइन की? 2.1 करोड़, 10 करोड़, मतलब 2 करोड़ 10 लाख। इतने ही सप्लाई क्या हो सकते थे? मार्केट में आ सकते हैं। और उसको आने में कितने साल लगेंगे? 140 साल लगेंगे। और वो आएंगे कैसे? यूजर के थ्रू। जब यूजर ट्रांजेक्शन करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करेगा, तब क्या होगा? एक नया बिटकॉइन का जन्म होगा। ठीक है। और इस बिटकॉइन को पूरे सप्लाई में आने के लिए क्या होगा? 140 साल लगेंगे। ऐसा प्रमोद सर ने भी कई बार बताया है। तो उसके पीछे कारण क्या है, समझाता हूं मैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि माइनिंग कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, कि बिटकॉइन कैसे आता है सप्लाई में। ट्रांजेक्शन हुआ, कंप्यूटर से होके गुजरे, तो क्या हुआ? माइन हुआ, जिसमें कुछ माइनिंग होंगे, कुछ नोट्स होंगे। नोट्स कौन कहलाएंगे? एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा। गिवर रिसीवर क्या कहलाएंगे? नोट्स कहलाएंगे। लार्ज माइनर, जैसे हम आज मिस्टर मिल की जो कम्युनिटी है वो लार्ज माइनर के थ्रू आता है। ठीक है। अब क्या होता है? ये माइनर जो दिख रहा है शुरुआत में, किसी सिस्टम, किसी एक कंप्यूटर पे लेके बैठा है, वो क्या करेगा? इनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लार्ज माइनर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो एक माइनिंग पूल बन जाते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर क्या होते हैं? एक माइनिंग पूल बनाते हैं, और उनको भी एक रिवॉर्ड एज अ माइनिंग के रूप में मिल जाता है। अब दोस्तों, इसके सप्लाई को जो सॉरी, स्क्रीन शॉट नहीं रखा, 1 मिनट सर मैं जी। बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है कि बिटकॉइन सप्लाई में आएगा कैसे? तो उसको हम देखते हैं इस वाले स्क्रीनशॉट से। देखिए, आपने हाल्विंग का नाम तो सुना होगा। ठीक है। शुरुआत में क्या होता था? बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो, मान के चलिए, जितने भी डाल दिए होंगे, सपोज उसने डाल दिया 1.5 करोड़ करीब आसपास बिटकॉइन, उसने क्या किया? सप्लाई में डाल दिया। अब क्या किया? अगले ही साल, मतलब 4 साल में बोलते हैं हाल्विंग होता है, फिर 4 साल में और हाल्विंग होता है। मतलब जो सप्लाई है उसको क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है। वो क्या होते हैं? जितने ब्लॉक से होके गुजरते हैं, जो उसके लिए डिसाइडेड है कि इतने ब्लॉक से जब गुजर जाएंगे बिटकॉइन, तो अपने आप क्या हो जाएगा? उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। अब फर्स्ट हाल्विंग में देखिए, 28 नवंबर 2012 को हुआ था। उस समय क्या हुआ था? 2000, मतलब 2,10,000 ब्लॉक से जब गुजर गए थे बिटकॉइन, तो क्या होगा? वो आधा हो गया। उसके बाद क्या किया? उसको और बड़ा कर दिया गया, उससे जस्ट डबल कर दिया गया। ठीक है। सेकेंड हाल्विंग जब हुई, तब हुई जब 420 नहीं, 4,20,000 ब्लॉक से होके गुजरे हैं। तो क्या हो गया? फिर से उसका सप्लाई आधा हो गया। उसके बाद देखिए 2+ उसमें और कर दिया गया है। ठीक है, 2,10,000 को और ऐड कर दिया गया है। फिर इसमें 2,10,000 को ऐड कर दिया। ऐसे जितने ज्यादा ब्लॉक्स तय है, इतने ब्लॉक से अगर गुजरेगा, तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप हाल्विंग हो जाएगा। और अंत में देखिए दोस्तों, जब 140 साल हो जाएगा, 2000, मतलब 2140 साल का, जब हम तो नहीं रहेंगे उस समय जब बिटकॉइन इतने सारे ब्लॉक से होके गुजरेंगे, मतलब 6,93,00,000 बिटकॉइन से अगर ब्लॉक से होके गुजरेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप हाल्विंग हो जाएगा। और उस समय रिवॉर्ड जो आते हैं माइनर्स को, वो रिवॉर्ड बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि व्हाट इज ए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के प्रकार कितने हैं, और हमने देखा ब्लॉकचेन के हैशिंग एल्गोरिथम। साथ में हमने बिटकॉइन को जाना, और बिटकॉइन के बाद हमने जाना बिटकॉइन के मॉनेटरी पॉलिसी को, और थोड़े से बैंकिंग सिस्टम को, माइनिंग को और हाल्विंग को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने PDF तैयार नहीं किया है। तो आगे का सेशन हम अगले क्लास पे करेंगे। तो अगर पोस्ट चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। Recording stopped. थैंक यू टू ऑल। थैंक पारस जी, काफी अच्छे से आपने इस प्रेजेंटेशन को दिया। आगे के सेशन को हम हुआ तो नेक्स्ट वीक करते हैं। इसी के साथ हम आज के इस कॉल को एंड करते हैं और मिलते हैं रात के अपॉर्चुनिटी कॉल पे।